जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को हुई क्यों अपनी कुर्सी सौंपी। चलिए जान लेते हैं कि पहले जे.आर.डी. टाटा कौन है। जे.आर.डी. टाटा का फुल फॉर्म है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। वे एक भारतीय उद्योगपति, एविएटर, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 को हुआ था और उनका निधन 29 नवंबर 1993 को हुआ था। जे.आर.डी. टाटा ने कई उद्योगों की स्थापना की। रतन टाटा ने मार्च 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी, परंतु उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें कंपनी में सबसे बड़ी पोजीशन मिलेगी। रतन टाटा हमेशा आम कर्मचारी की तरह काम कर रहे थे और इसी तरह करना चाहते थे। वे जे.आर.डी. टाटा के साथ आते जाते तो थे, मगर कभी उनकी जगह लेने का ख्याल उनके मन में नहीं आया था। उन्हें लगता था कि कई लोग जे.आर.डी. को पसंद हैं और उन्हीं में से किसी को जे.आर.डी. टाटा का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। इस बारे में खुद रतन टाटा ने सिमी गरेवाल के एक शो में खुलासा किया था। रतन टाटा को टाटा ग्रुप की कमान कैसे मिली, इसके पीछे की पूरी कहानी काफी दिलचस्प है। रतन टाटा ने उस इंटरव्यू में बताया था कि वे एक कार्यक्रम के लिए जमशेदपुर में थे। वहां से उन्हें मिस्ट्रीज बेंच के साथ किसी नेगोशिएशन के लिए जर्मनी जाना था। जब वे वहां से लौटे तो पता चला कि जहांगीर रतनजी दादाभाई जे.आर.डी. टाटा बीमार हैं और एक बॉम्बे के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। उन्हें हार्ट से संबंधित समस्या थी। यह वही अस्पताल है जहां रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को अंतिम सांस ली। रतन टाटा ने बताया कि वे जे.आर.डी. टाटा से मिलने के लिए रोज अस्पताल जाते थे। जे.आर.डी. को शुक्रवार के दिन अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्हें रतन टाटा को सोमवार को मिलने के लिए ऑफिस बुलाया गया। रतन टाटा ऑफिस पहुंचे तो हमेशा की तरह उन्होंने पूछा, नया क्या है। रतन टाटा अक्सर एक ही जवाब देते थे कि पिछली बार जब आपसे मिला था तब से लेकर अब तक बताने लायक कुछ नया नहीं है, इस बार भी वैसा ही है। इस पर जे.आर.डी. टाटा ने कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मगर मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पास बैठो। रतन टाटा उनके पास बैठे तो जे.आर.डी. टाटा ने कहा, जमशेदपुर में ने जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से मैं सोच रहा हूं कि इस्तीफा दे दूं और मैंने फैसला किया कि तुम मेरी जगह ले लो। रतन टाटा 1962 से टाटा ग्रुप में काम कर रहे थे और जब जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें उनकी जगह लेने को कहा तब 1991 था। रतन टाटा ने अब तक टाटा ग्रुप में कई स्तरों पर काम किया था। कॉर्पोरेट त्रिमूर्ति नामक किताब में रमेश निर्मल ने लिखा है, रतन टाटा साल 1962 से टाटा समूह का हिस्सा थे। कई स्तरों पर काम किया था उन्होंने, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद आई तो वह भी एक बार आश्चर्य में पड़ गए। रतन टाटा ने इंटरव्यू में इसकी वजह बताई। अलग अलग समय पर अलग अलग लोग जे.आर.डी. की पसंद के उत्तराधिकारी थे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। मैं तो मानता था कि उनमें से ही कोई उनका उत्तराधिकारी होगा। मैंने जे.आर.डी. टाटा से केवल इतना कहा था, आप अलग अलग लोगों को अधिकार मत देना, केवल एक व्यक्ति के पक्ष में पद छोड़ना ताकि उस शख्स के पास शक्ति हो। इसी वजह से जब मुझे चुना गया तो मैं हैरान हुआ। वह 25 मार्च था जब जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को चेयरमैनशिप सौंपने का प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा था। रतन टाटा ने बताया कि उस दिन जे.आर.डी. ने जिन भावनाओं को मीटिंग में उड़ेगा उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। इसी बैठक में रतन टाटा को चेयरमैन बनने की फैसले पर मोहर लगा दी गई। इसी मीटिंग के बाद लौटते समय रतन टाटा जे.आर.डी. के साथ उनके ऑफिस चले गए। ऑफिस में घुसते ही जे.आर.डी. ने अपने सेक्रेटरी से कहा, हमें अब यहाँ से हटना होगा। दरअसल वे रतन टाटा के लिए ऑफिस खाली करने की बात कर रहे थे, लेकिन रतन टाटा ऐसा नहीं चाहते थे और उन्हें यह पसंद भी नहीं था। रतन टाटा इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने जे.आर.डी. से कहा कि यह ऑफिस उन्हीं का है। इस पर जे.आर.डी. ने पूछा, फिर तुम कहाँ बैठोगे? रतन टाटा ने कहा, अभी जहाँ बैठता हूँ हाल के नीचे मेरा ऑफिस है और वहीं ठीक रहेगा।
इस मीटिंग के 2 साल बाद जेआरडी टाटा का स्विट्जरलैंड के जनेवा में निधन हो गया। जेआरडी ने बिल्कुल वैसा ही फैसला लिया जैसा कि रतन टाटा चाहते थे। पूरी सत्ता एक ही काबिल व्यक्ति को सौंपी गई, न कि कई लोगों में बांटी गई। यहाँ से रतन टाटा का युग शुरू हुआ। कंपनी की वैल्यूएशन तब लगभग $4 बिलियन थी। ग्रुप की कमान संभालने के बाद रतन टाटा ने कई बदलाव किए। इन बदलावों में 3 पुराने और बड़े लोगों को हटाना था, जिनमें रूसी मोदी, दरबारी सेठ और अजीत केलेकर का नाम शामिल है। दरअसल ये पुराने हिसाब से कंपनियों को अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, जो कि रतन टाटा को स्वीकार नहीं था। रतन टाटा का व्यावसायिक जीवन केवल सफलता की कहानियों से ही नहीं भरा था, बल्कि उनके सामने कई बार नेतृत्व के लिए संघर्ष भी आए। इन संघर्षों में से 2 बड़े संघर्ष ने उन्हें एक अनोखे लीडर के रूप में स्थापित कर दिया। पहला संघर्ष 1991 में तब हुआ जब उन्होंने टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला। यह संघर्ष उन पुराने अधिकारियों के साथ था जो उस समय तक अलग अलग सेक्टरों में कंपनियों का स्वतंत्र काम संभाल रहे थे। टाटा ने इस सत्ताओं को समाप्त कर समूह के सभी हिस्सों को एक करने का काम किया। उन्होंने 6 साल के भीतर 4900 करोड़ मतलब के $5.9 बिलियन के रेवेन्यू वाले ग्रुप का पुनर्गठन किया, जिसमें टाटा स्टील के रूसी मोदी, टाटा केमिकल्स के दरबारी सेठ और इंडियन होटल्स के अजीत केलेकर जैसे लीडर्स को हटाना भी शामिल था। इन तीनों को हटाने के पीछे यूं तो कई वजह गिनाई जाती रही हैं, मगर कुछ कॉमन कारणों में इन सबका मैनेजमेंट का तरीका, केंद्र में एक पावर का विरोध, बिजनेस में इनोवेशन को लेकर सुस्त रवैया, रतन टाटा द्वारा ग्रुप की कंपनियों में वर्किंग स्टाइल को लेकर कई किए गए बदलाव से सहमति न होना शामिल था। दूसरा संघर्ष 2016 में हुआ। इस वक्त रतन टाटा के रिटायर हुए 4 साल का वक्त बीत चुका था। उनके रिटायर होने के बाद 2012 में साइरस मिस्त्री को ग्रुप का सर्वा बनाया गया। मिस्त्री ने जब ग्रुप के कर्ज को कम करने की कोशिश की और कई ऐसी चीजें शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जिससे ग्रुप के लोग असहमत थे, तो एक और संघर्ष हुआ। मिस्त्री को 24 अक्टूबर 2016 को एक विवादास्पद बोर्ड रूम तख्तापलट में हटा दिया गया। यह संघर्ष टाटा सन्स में 18% हिस्सेदारी रखने वाले सपूर्जी पिल्लौनजी परिवार के साथ भी जुड़ा था, जिनकी टाटा समूह के साथ 70 वर्ष की साझेदारी रही थी। 2020 में मिस्त्री परिवार ने अपनी 18% हिस्सेदारी बेचने की इच्छा जताई। रतन टाटा ने फिर से समूह के अंतरिम चेयरमैन के रूप में वापसी की और जनवरी 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का नेतृत्व सौंपा। चंद्रशेखरन आज भी समूह के प्रमुख बने हुए हैं और रतन टाटा चेयरमैन एमेरिटस की भूमिका निभा रहे हैं। साइरस मिस्त्री की टाटा ग्रुप से बर्खास्तगी एक मामला काफी जटिल था। इसमें मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी और व्यक्तिगत मतभेद भी शामिल थे। साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मिस्त्री की बर्खास्तगी को उचित ठहराया। साइमर को हटाए जाने के पीछे निम्नलिखित कारण थे, जैसे टाटा सन्स के बोर्ड ने मिस्त्री के साथ बढ़ती विश्वास की कमी का हवाला दिया। यह कहा गया कि उनकी नेतृत्व शैली और निर्णय लेने की प्रक्रिया ने कंपनी के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। मिस्त्री के कार्यकाल के दौरान कंपनी की प्रदर्शन धीमा हो गया था। टाटा ग्रुप ने यह तर्क दिया कि मिस्त्री की रणनीतियों ने कंपनी की शाख को नुकसान पहुंचाया है। मिस्त्री ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बिना बोर्ड की अनुमति के लिए ले लिए, जैसे कि टाटा सन्स के शेयरों की गिरवी रखना। यह रतन टाटा और अन्य बोर्ड सदस्यों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। मिस्त्री ने कुछ प्रियजनों में निवेश करने और चुनावी चंदा देने के तरीके पर अपने विचार रखे, जो टाटा समूह के अन्य सदस्यों से भिन्न थे। यह भी एक कारण बना कि उन्हें हटाया गया। दिसंबर 2016 में मिस्त्री ने टाटा सन्स और अन्य के खिलाफ दुरुपयोग और प्रबंधन का मामला दायर किया।
मार्च 2017 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मिस्त्री की याचिका खारिज कर दी। हालांकि सितंबर 2018 में एनसीएलटी ने मिस्त्री को पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने का आदेश दिया। जनवरी 2020 में टाटा सन्स ने एनसीएलटी ने निर्णय के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के निर्णय को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मिस्त्री की बर्खास्तगी उचित थी और कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था।